नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। आज हम इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। सबसे पहले हम इसके सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है नए राजवंशों का उदय, मतलब कि नए नए जो राजवंश थे उनका उदय किस प्रकार से हुआ है। नए राजवंशों का उदय जो है वो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि नए राजवंशों का उदय कब हुआ तो आप बताएंगे 7वीं शताब्दी के बाद कई प्रकार के नए नए राजवंशों का उदय हुआ। राजवंश होता क्या है? तो राजाओं के वंश, मतलब जो राजा हुआ करता है उसके अपने वंश, उनका बेटा फिर राजा बनता है, फिर उनका बेटा राजा बनता है, तो यही हमारा राजवंश होता है। आपके बुक में क्लास 7 के बुक में अगर आप देखोगे तो आपको मानचित्र 1 मतलब एक चित्र दिया गया है। उसमें आपको उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बताया गया है कि किस प्रकार से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। मतलब कि उस समय जो राजा हुआ करते थे, जो राजवंश हुआ करते थे, जो इन सभी जगहों पर शासन किया करते थे, उनके बारे में बताया गया है। मानचित्र में मतलब कि इस तस्वीर में गुज्जर मतलब गुज्जर राजाओं के बारे में बताया गया है, प्रतिहार राजाओं के बारे में बताया गया है, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो जिसे हम चौहान कहते हैं, जो राजस्थान वगैरह में राजवंश के रूप में देखा गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कह सकते हैं। तो पहले इनका चाहमानो नाम था, बाद में ये चौहान हो गए थे। तो ये कुछ नए राजवंशों के बारे में था। अब हम बात करेंगे राज्य में प्रशासन के बारे में। प्रशासन कहने का मतलब है कि कैसे यहाँ पे प्रशासन पद्धतियां चलती थी। नए राजा अपने आप को शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाने के चक्कर में अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगा लेते थे। उस समय के जो राजा हुआ करते थे वे अपने आप को और राजाओं से बेहतर बनाने के लिए और राजाओं से ऊपर दिखाने के लिए अपने नाम के आगे कई प्रकार के उपाधियों को लगा लेते थे, जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती आदि। ये सब नाम लगा के वो अपने आप को अन्य राजाओं से ऊपर समझने की कोशिश करते थे। लेकिन इन बड़ी उपलब्धियों के बावजूद इन राजाओं को अक्सर स्थानीय सामंतों, भूस्वामियों, ब्राह्मणों, व्यापारियों से अपनी सत्ता साझी करनी पड़ती थी। इतने नाम लगाने के बावजूद भी इन राजाओं को वहां के सामंतों के साथ, भूस्वामियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, व्यापारियों के साथ अपने राज्य की सत्ता को साझा करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 400 कर। अब इसे समझ लीजिए ये क्या है। ये वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 400 कर से आप क्या समझते हैं? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश ने, याद रखिएगा, तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। जो चोल वंश था, जो भारत के दक्षिण भारत में शासन करता था, आप कह सकते हैं तमिलनाडु में शासन करता था, उसके जो अभिलेख मिले हैं उसमें 400 से अधिक सूचक शब्द प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक उल्लेखित जो है वो है वट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। नगद के बजाय मतलब कि जबरदस्ती काम करवा के लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। भू राजस्व कहने का मतलब है टैक्स, जो सरकार जमीन को लेके कर वसूला करता था, टैक्स वसूला करता था, इसे हम भू राजस्व कहते हैं। मकान पर छाजन डालने वाले कर, मकान मतलब आप घर बनाना चाहते हैं और घर को ढलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टैक्स। पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी टैक्स दिया जाता था। ये सारे चीजों का उल्लेख आपको इसी चोल वंश के अभिलेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है
प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। देखिए, प्रशस्तियों के ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं हो सकते, मतलब कि सारे के सारे बातें इसमें आपको सत्य या सही देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है, हमें ज्ञान देती है कि शासक मतलब उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, कैसा बताना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन की मदद करते थे। उस समय के पंडितों के द्वारा यह रचा गया था, बताया गया था, जिसमें वहां के राजाओं की शक्ति, उनके विजय योद्धा होने के गुणगान, उनकी मिसाल आदि को बताया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नागभट्ट की उपलब्धियां। अब ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा कि नागभट्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है कई शासकों ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। कई राजाओं ने अपने शासन पद्धति का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। देखिए, अभी क्लास 6 में, अभी तो क्लास 7th की बात हम कर रहे हैं, क्लास 6 में आपने गुप्त शासक काल के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे जो है वो अपने उपलब्धियों के बखान करने के लिए लिखे गए अभिलेख और कृतियां ही तो है। दूसरा पॉइंट है संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति है प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किस प्रकार किया गया है। ग्वालियर में जो प्रशस्ति पाई गई है, जो ताम्रपत्र पाया गया है या फिर जो लिखा हुआ वर्णन पाया गया है, उसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों को दर्शाया गया है। तीसरा है आंध्र प्रदेश में सेंधव अर्थात सिंध, विदर्भ में महाराष्ट्र का जो एक हिस्सा है, कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है, यहाँ के राजा अपने आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ये अब ध्यान से देखिए, तीसरे नंबर पे है आंध्र जो सेंधव सिंध है, विदर्भ जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, कलिंग आपका उड़ीसा का हिस्सा है। कलिंग के बारे में आपने सुना भी होगा, अशोक सम्राट का यहाँ पे तगड़ा युद्ध हुआ था। तो यहाँ के जो राजा थे उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वो राजकुमार थे, जब वो छोटे थे तभी वो हार मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया, मतलब इसको जीता भी था। पांचवा पॉइंट है उन्होंने बंगाल का हिस्सा जो गुजरात का हिस्सा भी है, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो वनवासी है, तुरुस्क जो तुर्क का हिस्सा था, वत्स जो मत्स्य मतलब उत्तर भारत और उत्तरी राज्य का हिस्सा था, इन सभी जगह के राजाओं को हराकर इनके राज्य पर अपना कब्जा जमाया था। पॉइंट हमारा कहता है धन के लिए युद्ध, पैसे के लिए किया गया युद्ध। पहला पॉइंट हमारा कहता है नए राजवंशों में हर किसी की शक्ति किसी खास क्षेत्र तक सीमित होती थी। याद रखिएगा, धन के लिए युद्ध कहने का मतलब है पैसे के लिए युद्ध होना। पैसा, धन में आप पैसे भी ले सकते हैं, सोना चांदी भी ले सकते हैं, या अन्य कीमती कोई मूल्यवान वस्तु ले सकते हैं। नए राजवंशों में जो नया नया राजवंश बन रहा था, इनमें पैसों के लिए भी युद्ध हो रहा था, धन को अर्जित करने के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन वे अपना शक्ति प्रदर्शन कई तरीकों से करते थे। वो अपने पावर को दिखाने के लिए कई प्रकार के चीजों का उपयोग करते थे। सभी राजा दूसरे क्षेत्रों को जीतकर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जो भी राजा हुआ करते थे वो दूसरे राज्य को जीत करके वहां पे अपना हुकूमत चलाना शुरू कर देते थे। गंगा घाटी का कन्नौज सबके निशाने पे रहता था। गंगा घाटी के किनारे जो कन्नौज बसा हुआ था वो सबके निशाने पे रहता था। दूसरा पॉइंट इसी में कहता है राजा अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाता था। उस समय राजा अपने पावर को दिखाने के लिए टेम्पल्स के निर्माण किया करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। ये मंदिर किसी भी राज्य की धन संपत्ति की निशानी होते थे। इसलिए जब कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो मंदिर में लूटपाट अवश्य करता था। याद रखिएगा, जब दूसरे राजा दूसरे राज्य में जाकर अटैक करता था, उस राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता था, तो उसके मंदिरों को जरूर लूटा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। देखिए, कांस्य की मूर्ति बनाने की कला जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब 2400 वर्ष पूर्व में शुरू किया गया था।
जहां मोहनजोदड़ो ने एक नर्तकी की सिंधु कांस्य प्रतिमा मिली। अब देखिए मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो उसमें एक डांसर, जो नर्तकी होती है उसे हम डांसर भी कहते हैं, इसका एक कांस्य से बना हुआ प्रतिमा मिला, मूर्ति मिला है। मंदिर में पत्थर की मूर्तियां और उसके आंतरिक गर्भगृह की छवियां 10वीं शताब्दी तक एक निश्चित स्थान पर रहा। अब याद रखिएगा, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई अंदर कई सारी ऐसी चीजें मिली है जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता को दर्शाती है। वहां पे हम कृषि और सिंचाई की भी बात कर लेते हैं। कृषि के उपयोग में आने वाली सामग्री में बीज, उर्वरक, पादप, संरक्षण, मिशनरी और ऋण के अलावा सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी आप खेती करते हो तो उसमें बीज की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, मिशनरी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई का मतलब है वर्षा के अलावा अन्य तरीकों से खेती में पानी पहुंचाना, मतलब बोरिंग से, पंपिंग सेट से, झील से, नदी से। दूसरे शब्दों में यह जमीन या मिट्टी को कृत्रिम ढंग से सिंचित करता है, मतलब उसमें पानी डालने के बाद उसे फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिंचाई वास्तव में वर्षा जल के विकल्प का पूरक है। अगर बारिश नहीं हुआ तो सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी को पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है साम्राज्य का प्रशासन। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन को देख लेते हैं। सम्राट केवल फरमान जारी नहीं कर सकता था, मतलब फरमान के बारे में मैंने आपको छठी क्लास में ही बताया, जो राजाओं के द्वारा आदेश जारी किया जाता था उसे हम फरमान कहते हैं। तो देखिए साम्राज्य और स्वायत्तता से शासन नहीं कर सकता था। विभिन्न स्थानीय नेताओं द्वारा उनकी शक्ति को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सम्राट की शक्ति समय के साथ साथ कम होती गई, जब तक कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वास्तविक संप्रभु राज की तरह संचालित नहीं हुए। देखिए साम्राज्य के प्रशासन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास 8वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, 7वीं के लिए तो है ही, आपके तो सिलेबस में ही है। सम्राट केवल फरमान जारी नहीं कर सकता था, मतलब सिर्फ और सिर्फ आदेश नहीं दे सकता था। साम्राज्य पर स्वायत्तता से शासन नहीं कर सकता था। विभिन्न स्थानीय नेताओं और उनकी शक्ति के गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो स्थानीय नेताओं के द्वारा भी राजाओं के शासन पर अंकुश लगा दिया गया था। अब वो पहले की तरह स्वतंत्र नहीं था कि जो मनाए वो करे। भूमि के प्रकार की भी बात कर लेते हैं कि भूमि के प्रकार किस प्रकार के थे। चोल अभिलेख, चोल भी एक प्रकार का राजवंश है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वेल बेजाई भी है, गैर ब्राह्मण किसान भूमि की जमीन के बारे में भी बताया गया है। ब्राह्मदेय भी है, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि भी है। शाला भोग है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि प्रदान किया गया उसके बारे में है। इसके अलावा देवदान भी है, मंदिर में उपहार में दिया गया भूमि है, जैन संस्थापकों को दिया गया भूमि है। तो ये जितने भी भूमि है वो डोनेट किए गए हैं, वो दान दिए गए हैं, या तो किसी भूस्वामी के द्वारा दान किए गए हैं या फिर राजा के द्वारा दान किए गए हैं। लेकिन ये जितने भी भूमि के प्रकार थे उस समय, ये सब दान किए हुए ही भूमि के प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे थांग वंश के युग का चीन। अब थांग वंश के बारे में भी जान लेते हैं। थांग जो था वो चीन का थांग वंश था। चीन का एक राजवंश था, मतलब यहाँ के राजा हुआ करते थे ये थांग, जिसका शासन काल 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक चला। थांग वंश का शासन काल जो है वो 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक चला। इससे पहले सुई राजवंश का जोर था, मतलब कि थांग राजवंश से पहले सुई राजवंश का शासन हुआ करता था। इसके बाद चीन में 5 राजवंश और 10 शाह, मतलब राजशाही नाम और भी आया। मतलब इसके बाद तो अलग अलग राजवंश आते गए, राजशाही लोग आते गए। तो ये थांग वंश का युग के बारे में था। जैसे आपने देखा क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 नए राज्य और उनके राजा, मतलब नए राजा या फिर उनके राज्य के बारे में था। यहाँ पे नोट्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।